Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 11 आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के नाम से। तो आप वहां पर जाकर बाकी की जो भी वीडियोस हैं चैप्टर 1 के एंड चैप्टर 2 के पार्ट 1 एंड 2 की वीडियोस जो मैंने वहां पर डाली हुई हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना ताकि सबके पास एक अच्छा एंड क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 उसी चैप्टर का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 में आज मैं कोशिश करूंगी कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दूं इन 3 पार्ट्स में। उसके बाद हम क्लास 11 का ही हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2, क्योंकि क्लास 11 के थोड़े चैप्टर्स मैंने कम कराए थे क्योंकि बच्चे थोड़े मूड में नहीं थे पढ़ने के उस वक्त। अभी 10th का रिजल्ट आया था और एक बहुत जल्दी आ गया था ना टाइम के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो अब मैं बना रही हूँ वीडियोस क्लास 11 के लिए। तो इस वीडियो के बाद आपकी हिस्ट्री की वीडियो आएगी, तो आपको चैनल से कनेक्टेड रहना है। ठीक है, तो अभी चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि क्लास 11 का चैप्टर 2 हमने शुरू किया था जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसके ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आज हम 3rd पार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कल हमने पढ़े थे क्या भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, हमारे 6 मौलिक अधिकार वो हमने पढ़े थे। लेकिन जब हम मौलिक अधिकार पढ़े उसके साथ हम नीति निर्देशक तत्व ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर में आपके है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपको पता है कि मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो इसको जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो डीपीएसपी याद रखना है आपको, है ना, इंग्लिश में। तो अगला है आप अब ये सबसे पहले बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, ये कहाँ पर इनका उल्लेख किया गया। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि कौन से भाग में बेटा, भाग 4 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। और कहां से लिया गया इसे, भारतीय संविधान ने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद ये क्या है, यह क्या है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। तो ये क्या है, ये वे दिशा निर्देश या सुझाव हैं जो संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिए हैं ताकि नीतियां और कानून बनाते समय वे इन्हें लागू कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं जनता को, ठीक है, नागरिकों को दिए गए ताकि वो एक अच्छा और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। तो ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व एक सुझाव है जो संविधान किसको देता है, केंद्र और राज्य सरकारों को देता है, ताकि वो जब भी कोई नीति कानून बनाए तो उन्हें ये याद रहे कि हमें क्या करना है, हमें राज्य के कल्याण के लिए काम करना है। और राज्य के कल्याण के लिए काम करने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्हें इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, यानी कि जस्टिसेबल हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कभी फ्यूचर में उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, उल्लंघन होता है या आपके मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये वाद योग्य नहीं है, यानी यदि सरकार इन्हें लागू नहीं कर पाती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि देखो आपको पता है हर एक राज्य की अपनी अलग सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए राज्य जो है वो राज्य सरकारें अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, जो वहां की जनता के लिए अच्छा है। ठीक है, जो वहां के वेलफेयर के लिए अच्छा है वो कार्य करती हैं। अब ये नहीं कि अगर आपको पता है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यूपी में भी हो, वो राजस्थान में भी हो, या वो किसी अदर स्टेट में भी हो। वहां के गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज है, हमारी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज है। तो ये क्या है, ये मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वरी करता है कि वो चाहते हैं देना या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो हम न्यायालय जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रकृति की बात करें तो क्या, ये मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति पर रोक लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक अधिकार क्या करते हैं, सरकार की शक्तियों पर रोक लगाते हैं कि सरकार जो निरंकुश ना हो जाए, अपनी
मतलब पॉलिसीज ऐसी ना बनाए जिससे कि जनता का भला ना हो, मतलब जनता को दबाया जाए, ऐसी सरकार ना हो। इसीलिए मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये क्या करती है, सरकार को प्रोत्साहित करती है, सरकार को एनकरेज करती है कि वो अच्छा कार्य करे, जनता की भलाई के लिए कार्य करे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से सरकार को प्रोत्साहित करती है। तो ये बोलें तो जो मौलिक अधिकार है इसकी प्रकृति थोड़ी नकारात्मक है, नेगेटिव है इसका नेचर, जबकि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है उनका जो नेचर है वो कैसा है, थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, सकारात्मक है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, अगर देखा जाए तो जब संविधान बनाया गया था तो कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया था कि मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज होगी। लेकिन इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में, ठीक है, कब किया गया, 42वां संशोधन 1976। इसी के साथ एक चीज और याद रखनी है हमको कि 44वां संशोधन जब हुआ था तो पहले मौलिक अधिकार हमारे कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। लेकिन मौलिक अधिकार फिर 44वें संशोधन के बाद कितने हो गए, 6 हो गए। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर क्या बना दिया गया था, जिसको हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में ला दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना, ऐसी चीजें याद रहती हैं। आप एक चीज से दूसरी चीज रिलेट करके याद करोगे तो याद रहेगा। 42वें से 44वां संशोधन याद रखना है। ठीक है, तो आपका 42वां संशोधन हुआ 1976 में। तब अनुच्छेद संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य किससे प्रेरित होकर जोड़े गए हैं, तो सोवियत संघ से, उस समय पर जो सोवियत संघ था, है ना, उससे प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था। ठीक है, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें तो वही बात है कि भाई इसके लिए हम, ये क्या है, ये सरकार हमें दे रही है, लेकिन हमें भी तो कुछ देना है ना स्टेट को, हमारी भी तो कुछ रूल्स एंड मतलब अगर देखा जाए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होनी चाहिए ना, अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, या मतलब एक अच्छे नागरिक होने के तहत हमें भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटी क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो सरकार ने इनकी संख्या शुरुआत में क्या थी, इसकी संख्या कितनी थी, 10 थी। ठीक है, और 86वें संशोधन 2002 में एक और कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संशोधन हुआ तो मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया, लेकिन इसमें ये शुरू में कितने थे, 10 थे, लेकिन 86वां संशोधन करके इसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए, टोटल 11 हो गए हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं बेटा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और इसमें एक जो जोड़ा गया वो क्या है, बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। उदाहरण क्या है, उदाहरण संविधान का पालन करना। ठीक है, कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या है कि संविधान का पालन करेंगे हम, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, देश की रक्षा करनी है, पर्यावरण को बचाना है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आप कहीं जाते हैं घूमने किसी मॉन्यूमेंट में, किसी जैसे लाल किला वाल किला, तो वहाँ पे लोग पेड़ों पे अपने नाम लिख के आ जाते हैं, दिल विल बना के, है ना। आप देखते हैं कि वो कूड़े पे मतलब अलग ही कहीं कहीं पर ऐसे स्पिट किया होता है लोगों ने। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, यही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन हमें मौलिक अधिकार तो पूरे चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभाने हैं, है ना हम संविधान का पालन करेंगे, है ना, जहां पर भी चालान कट रहा होगा ना वहाँ तेज से गाड़ी निकाल के ले जाएंगे ताकि चालान ना कटे हमारा, वो हमारे लिए ही है, लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं मानना चाहते। और कोई भी चीज जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक उस पर चालान ना लगाओ, है ना। हमें पता है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, हमें हेलमेट पहनना है, लेकिन अगर हेलमेट पे चालान होगा तभी हम हेलमेट पहनेंगे, वरना हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, क्योंकि अगर हम गिर जाएंगे तो सरकार का ही तो सर फूटेगा ना, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके एक तरीके से मौलिक कर्तव्य हैं। तो जब हम मौलिक अधिकारों के अधिकारी हैं, हम चाहते हैं कि हमें मौलिक अधिकार मिले, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी कुछ निभानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है, ये नोट आपको याद रखना है, लेकिन अच्छे नागरिक के रूप में इनका पालन करना हमारा नैतिक दायित्व है ना। तो वही बात मैंने आपको बोली कि सरकार तो आपको प्रेशराइज नहीं करेगी, आपको फोर्स नहीं करेगी कि आपको ये चीज करनी है, कि आपको संविधान का पालन करना है, आपको राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना है, पर्यावरण को बचाना है। इसके लिए आपको सरकार या जो अगर देखा जाए अदालत आपको जबरन नहीं कह सकती कि आपको ये करना है। ये आपको खुद को पता होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छा नागरिक होने के लिए, एक गुड सिटीजन होने के नाते, कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स
कमीशन बोलते हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये आयोग देश के मतलब राष्ट्र के मानवाधिकारों के लिए काम करता है। मानवाधिकार या मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं, ठीक है, मानव को जो भी विशेष या जो बेसिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए काम करते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने 1993 में कानून बनाया, ठीक है। तो क्या बना, कानून बनाया गया 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1993 में कानून बनाया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो जाता है। इसके कार्यों की बात करें तो यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की सिफारिश करता है और जेलों की स्थिति का मुआयना करता है। हालांकि इसके पास खुद सजा देने का अधिकार नहीं होता, ये केवल सरकार को सुझाव दे सकता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहले जो भी मानवाधिकारों के उल्लंघन, मतलब किसी ने ऐसी शिकायत दर्ज करी है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो ये उसकी जांच करेगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सिफारिश कर सकता है, ये खुद किसी को सजा नहीं सुना सकता। अगर किसी को सजा मिले तो भाई देखो, जीवन तो जो बंदा जेल में उसका भी है, तो वो जेलों की स्थिति का ये मुआयना करता है कि जेल की स्थिति भी सही है या नहीं है, उनके साथ जेल में भी कुछ गलत ऐसा तो नहीं हो रहा, उन्हें खाने के लिए मिल रहा है प्रॉपर, उनको हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह मिल रही है नहीं मिल रही, ये सब देखते हैं, ठीक है। और ये किसी को सजा नहीं सुना सकते, सिर्फ सरकार को सुझाव देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक आपका टॉपिक है क्या, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के बीच मुख्य अंतर। ये क्वेश्चन क्योंकि आपका आता है इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपका अलग से डाला है ना, ये आपका आता है क्वेश्चन, हर बार नहीं बोलेंगे, मतलब पेपर में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। सबसे पहले अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या है, इनको हमने कहाँ से लिया है, इनको हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया था नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से लिया है, वहाँ हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 में है और इनका अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है, ठीक है। और अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भाग 4 में है, 4A में, ये भी याद रखना है। और 36 से 51 तक नहीं, 4A नहीं, भाग 4 में क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसे भारतीयों का अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, अधिकार पत्र, किसका, भारतीयों का। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये एक तरीके से कल्याणकारी राज्य बनाना है, ये चीज जो है वो कहाँ बताई गई है, नीति निर्देशक तत्वों में बताई गई है। इसके बाद ये सरकार के महत्व को घटाता है, कौन, मौलिक अधिकार, जबकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार के अधिकारों को और उसके महत्व को बढ़ाते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो वहां के देश के मौलिक अधिकार आपको खुद से ही प्राप्त होंगे, ठीक है। आप पैदा हुए, आपके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं, उससे पहले नहीं। जब क्या होता है कि उसके बाद ही जब क्या हो जाता है, सरकार देगी तभी आपको मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। किसको लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। तो अब ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक साथ ही साथ ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। तो अभी के लिए फिर हम अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अब देखते हैं 11th क्लास हिस्ट्री की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, चैप्टर 2 की। तो अभी के लिए यहाँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।